Assalamu alaikum dear students, hope so you all are fine. Today we will discuss unit number 11, focus on comprehension part 2 on vacation with fathers. So ये यूनिट जो है ये एक ऑटोबायोग्राफी है जो राइटर ने खुद लिखी है ऑन वेकेशन विद फादर्स के इस टॉपिक पर कि वो अपने अब्बू के साथ वेकेशंस पर गए थे। ये उसकी जो है अपनी राइटिंग है राइटर की, अपनी लाइफ के बारे में उसने लिखे है, अपनी लाइफ का एक इवेंट लिखे है कि वो वोकेशन पर अपने फादर के साथ जाते हैं तो वहाँ पर वो क्या क्या चीज़ें फेस करते हैं। और ये पढ़ेंगे कि वो किन चीज़ों को वो देख कर खुश हो जाता है। राइटर अपने बहन भाइयों के साथ होता है, अपनी वालदा के साथ और अपने डैड के साथ। और देखेंगे क्या चीज़ें उनको खुश करती हैं, किन चीज़ों से सैड होते हैं। और मेनली वो अपने फादर के बिहेवियर और फादर के टेस्ट से परेशान होते हैं इस पूरे यूनिट में, क्योंकि फादर का कैसा टेस्ट है और वो बहुत ज़्यादा कंजूस हैं। सो ये सारी बातें इस यूनिट में हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार चैप्टर है। लेट्स स्टार्ट द यूनिट। Reading. Now read a very different piece of writing in the following extract. Bill Bryson writes about his childhood and in particular his father. In this piece, tone is important. Here, however, the writer employs a humorous tone which allow him to explore his ambivalent attitude towards his father. On vacation with father, in my memory, our vacations were always taken in a big blue Rambler station wagon. It was a Crudy car. My dad always bought Crudy cars until he got to the male menopause and started buying zippy red convertibles. But it had the great width of space. My brother, sister, and I in the back were miles away from my parents. Up front, in fact, in another room, we quickly discovered during illicit forays into the picnic hamper that if you stuck a bunch of Ohio blue tip matches into an apple or hard-boiled egg, so that is resembled a porcupine, and casually dropped it out the tailgate window. It was like a bomb. It would explode with a small bang and a surprisingly big flash of blue flame, causing cars following behind to wheel in an amusing fashion. अच्छा जी, रीडिंग। अब एक बिल्कुल मुख्तलिफ तसनीफ़ का टुकड़ा पढ़िए। इस इक़्तिबास में बिल ब्रिसन अपने बचपन के बारे में लिखता है, ख़ास तौर पर अपने बारे में अपने बाप के बारे में। इस टुकड़े में टून बहुत अहम है। यहाँ अगरचे मुसन्निफ़ एक मज़ाहिया लहजा अपनाता है जो कि उसको ये इजाज़त देता है कि वो अपने बाप की जानिब मिला जुला रवैया रखता है। सो ऑन वेकेशन विद फादर्स, बाप के साथ छुट्टियाँ गुजारना। मेरी याददाश्त में पैराग्राफ नंबर 1, मेरी याददाश्त में हमारी गर्मियों की छुट्टियाँ हमेशा एक बड़ी रैम्बलर स्टेशन वैगन में गुजरती। ये एक बेकार गाड़ी थी। मेरे अब्बा हमेशा बेकार गाड़ियाँ ख़रीदते, यहाँ तक कि वो बूढ़े हो गए और उन्होंने तेज़ बदलने वाली गाड़ियाँ लेना शुरू की। लेकिन इसमें एक जगह बहुत ज़्यादा होती थी। मेरी बहन, भाई और मैं पिछली सीट पर बैठते, अपने फ्रंट सीट पर बैठे माँ बाप से इतने मीलों दूर होते, असल में ऐसा लगता है कि हम किसी दूसरे कमरे में बैठे हैं। हमने उनके बेकार छोटे तफरीही सफ़रों में यह दरियाफ़्त किया कि अगर आप ओहियो की नीले रंग के मसाले वाली माचिस की तीलियों को एक सेब या एक सख्त उबले हुए अंडों के ऊपर लगाएं ताकि ये सहक की तरह दिखे, और अगर आप इसको पिछले दरवाजे से बाहर फेंक दें तो बम की तरह लगती थी। ये एक छोटे धमाके से फटती थी और हैरानकुन तौर पर इससे नीले रंग का बड़ा शोला निकलता था और हमारे पीछे आने वाली कारें बड़ी महफूज कुन तरीके से इधर उधर हो जाती। अच्छा जी, पैराग्राफ नंबर 1 में वो बताता है कि कैसी गाड़ी उसके अब्बू यूज़ करते थे उनको पिकनिक पर लेके जाने के लिए। और एक चीज़ उसमें वो ये डिस्कस करता है कि वो कितनी बड़ी गाड़ी होती थी कि वो ऐसा लगता था किसी दूसरे रूम में बैठे हैं। और थर्ड ये कि वो फिर जो शरारत करते थे अंडों के ऊपर माचिस की तीलियाँ लगा के। सो ये था हमारा पैराग्राफ नंबर 1। आगे 2, 3, 4 डिस्कस करते हैं। My dad, miles away up front, never knew that what was going on and could not understand why all the long cars would zoom up alongside him with the driver gesticulating furiously before tearing off into the distance. What was the all about? He would say,
to my mother in a wounded tone. Paragraph number 3. I don't know, dear, my mother would answer mildly. My mother only ever said two things. She said, I don't know, dear, and she said, can I get you a sandwich, honey? Occasionally on our trips, she would volunteer other pieces of intelligence, like should that dashboard light be glowing like that, dear, or I think you hit that dog, man, blind person back there, honey. But mostly she wisely kept quiet. This was because on vacation my father was a man obsessed. His principal obsession was with trying to economize. He always took us to chromiest hotels and motor lodges, and to the kind of roadside eating houses where they only washed the dishes weekly. You always knew with a sense of doom that at some point before finishing you were going to discover someone else congealed egg yolk lurking somewhere on your plate or plugged between the tines of your fork. This of course means cooties and a long painful death, but even that was a relative threat. Usually we were forced to picnic by the side of the road. My father had an instinct for picking bad picnic sites on the apron of a busy truck stop or in a little park that turned out to be the part of some seriously depraved ghetto, so that groups of children would be and stand silently by our table and watch us eating hostess cupcakes and crinkle cut potato chips, and it always became incredibly windy. The movement was stopped that my mother spent the whole of lunchtime chasing paper plates over an area of about an acre. ओके जी, पैराग्राफ नंबर 2। मेरे अब्बा जी जो काफ़ी दूर गाड़ी के अगले हिस्से में बैठे होते, उनको कभी ये पता नहीं चलता कि पीछे क्या हो रहा है, और ना कभी समझ सके कि लंबी लंबी गाड़ियाँ तेज़ी से उनके साथ से गुजरती और उनके ड्राइवर गुस्से में इशारे करते इससे पहले कि वो दूर चल जाती। ये सब क्या है, वो मेरी माँ को दुखज़दा लहजे में कहते। नंबर 3, मैं नहीं जानती प्यारे, मेरी माँ नरमी से जवाब देती। मेरी माँ हमेशा सिर्फ 2 बातें कहती, मैं नहीं जानती प्यारे, वो कहती क्या आपको सैंडविच दूँ हनी। कभी कभार हमारी उन सैरों के दौरान वो रज़ाकाराना तौर पर जहानत की कोई बात कर देती, क्या उस डिश बोर्ड की लाइट को ऐसे ही चलना चाहिए प्यारे, या मेरा ख्याल है कि तुमने उस कुत्ते आदमी या अंधे शख्स को टक्कर मारी है प्यारे। लेकिन ज़्यादातर वो अक्लमंदी से खामोशी रहती। अच्छा जी, लेकिन वो ज़्यादातर अक्लमंदी से खामोश रहती। ये इसलिए होता है कि छुट्टियों में मेरा बाप वहमी हो जाता और उसका सबसे बड़ा वहम बचत करना था। वो हमेशा हमें सबसे बुरे होटल्स और ढाबों पर ले जाता, या फिर सड़क के किनारे बने हुए ढाबों में जहाँ पर वो सिर्फ हफ्ते में एक बार बर्तन धोते। आपको हमेशा पता होता कि एक मायूसी के एहसास के साथ कि किसी लम्हे ये जब आप खाना ख़त्म करने वाले होते तो आपको पता चलता कि किसी और की छोड़ी हुई जर्दी आपकी प्लेट में लड़क रही है, या फिर वो आपके कांटे की टांगों के दरमियान जमी होती। इसका यकीनी मतलब था जरासीम और एक लंबी दर्दनाक मौत। पैराग्राफ नंबर 4, ये भी एक निस्बतन एक दावत थी। आमतौर पर हमें मजबूर किया जाता कि हम सड़क के किनारे पर बैठकर पार्टी करें। मेरे बाप की एक जबलत थी, यानी कि एक आदत थी कि वो पिकनिक के लिए हमेशा बुरी जगह का इंतखाब करते, किसी ट्रक स्टॉप के बिल्कुल सामने वाले हिस्से में, या किसी छोटी पार्क में जो कि आगे जाकर किसी गरीब आबादी के वस्त में ख़त्म होता है। यहाँ तक कि वहाँ के बच्चे हमारे गिर्द आ जाते और खामोशी से हमारी मेज़ के साथ खड़े हो जाते और हमें खाना खाते देखते रहते। कप केक्स और शानदार कटी हुई आलू की चिप्स, और नाकाबिले यकीन हद तक हवा तेज़ चलने लग पड़ती उसी लम्हे जब हम रुकते, और मेरी माँ लंच का सारा वक्त कागज़ की प्लेटों को इकट्ठा करने में लगा देती जो 1 एकड़ में फैली हुई होती थी। अच्छा जी, पैराग्राफ नंबर 2 और 3 और 4 में हमने ये डिस्कस किया कि पहले तो वो बताते हैं कि उसके अब्बू जो हैं वो जो तेज़ गाड़ियाँ चलती थी उनसे परेशान हो जाते थे,
और अक्सर मतलब वो अपनी बीवी से दुख का इज़हार करते थे ये सब क्या है। फिर वो उसको जो है नरम लहजे में बताती कि मैं नहीं जानती कि ये क्या है। फिर वो ज़्यादा जो उनके पास से गाड़ी गुजरती थी तेज़ी से, तो वो फिर उसको उसकी बीवी जो है यानी कि उसके दुख में शरीक होती तो उसको बुरा भला कहती। और इसके बाद था वो बच्चे, अब ये भी शायद जो है ना इसमें अब ये भी जिक्र करता है कि उसके वो उनको गंदे ढाबों में लेके जाते थे खाने के लिए। वो बचत करते थे, वहमी पर्सन थे, वो ज़्यादा बचत करते थे, तो वो उनको गरीब वाली जगहों पर खाना खाने के लिए ले जाते, आम सी जगहों पर, गंदे रेस्टोरेंट्स पे जहाँ पर हफ्ता हफ्ता प्लेट्स ना धुलती। तो ये सारा उन बच्चों ने, उस बच्चे ने जहाँ पर डिस्कस किया है, बिल ब्रिसन राइटर ने, बच्चा कह रहा हूँ मैं। ये भी निस्बतन एक दावत थी। अब वो 4 पैराग्राफ में कहते हैं कि वो या फिर हमें किसी छोटे पार्क में किसी देहात के पास ले जाते खाना खाने के लिए, और वहाँ के बच्चे हमारे इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते, और उस वो खाना यहाँ पर डिस्कस करता है जो उसकी मामा साथ बना के लाई होती हैं। और वो ये बताते हैं कि जी इस तरह से उनका पिकनिक गुजरता था। उनकी मामा का ज़्यादातर वक्त तो प्लेटें इकट्ठी करने में गुजर जाता, जो वहाँ तेज़ हवा से उड़ जाती थी, पेपर प्लेट्स। चलिए जब पैराग्राफ नंबर 5 डिस्कस करते हैं। In 1957, my father invested $19.98 in a portable gas stove that took and to assemble before each use and was so widely temperamental that children were always ordered to stand well back when it was being lit, always proved unnecessary. However, because the stove would flick life only for a few seconds before sputtering out, and my father would on many hours turning it this way and that to keep it out of the stimulus, simultaneously addressing in a low agitated tone, normally Azori with the chronically insane. All the while, my brother, sister, and I would implore him to take us some place with air conditioning, linen, tablecloths, and ice cubes clicking in the glass of clear water. Dad, we would beg. You are a successful man. You make a good living. Take us to a Howard Johnson's inn, but he would not have it. He was a child of the Depression, and where capital outlays were involved, he always wore the hunted look of a fugitive who had just heard bloodhounds in the distance. अच्छा जी, पैराग्राफ नंबर 5 में वो कहता है इन 1957 मेरे बाप ने एक सफरी चूल्हे में $19.98 लगाए, जिसको हर दफ़ा इस्तेमाल करने से पहले इकट्ठा करने में 1 घंटा लग जाता, और इतना ही खौफनाक था कि हम बच्चों को हमेशा ये हुक्म दिया जाता कि हम इससे काफ़ी फासले पर खड़े रहें जब भी वो चूल्हा जलाया जाता। ये हमेशा गैर ज़रूरी साबित होता, अगरचे चूल्हा कुछ ही लम्हों के लिए टमटाता और फिर बुझ जाता, यानी कि थोड़ा सा चलता और फिर बुझ जाता, और मेरा बाप कई घंटे इसी काम पर लगा देता, और इसको हवा से बचा कर रखने के लिए साथ ही साथ वो हल्की आवाज़ में इससे बातें करता और एक मुस्तरिब लहजे में, जिसका ताल्लुक़ आम तौर पर पुराने पागल लोगों से होता। इस तमाम अरसे के दौरान में मेरा भाई और बहन अपने बाप की मिन्नत समाई करते रहते कि हमें किसी एयर कंडीशन वाली जगह पर ले जाएं जहां लैनन के कपड़े वाले मेज़ें और साफ़ पानी के गिलास में बर्फ़ खनखना रही हो। डैड, हम दरख्वास्त करते हैं, आप एक कामयाब आदमी हो, आप अच्छा कमाते हो, हमें होवर्ड जॉनसन्स ले चलें। लेकिन वो कभी ना मानता। वो इस सर्द बाज़ारी के दौर की पैदावार था, और जहाँ सरमाया खर्चने की बात होती तो उसकी हालत उस जुड़े हुए भगोड़ों की तरह हो जाती जो कुछ फासलों पर शिकारी कुत्तों की आवाज़ आ रही हो। अच्छा जी, पैराग्राफ नंबर 5 में बात करता है चूल्हे की, यानी कि उस पर उसका बाप टाइम स्पेंड कर देता है उसको जोड़ने में। उसके पुर्जे होते हैं, उनको जोड़ के चलाया जाता था, जाहिर सी बात है, और उससे बातें भी करता था। तो वो यहाँ पर ये चीज़ें डिस्कस कर रहा है अपने बाप की हालत। और फिर वो कहता है कि मेरे बहन भाइयों का थोड़ा वक्त इसमें भी गुजरता था कि उसको मिन्नतें करते थे कि हमें होवर्ड जॉनसन ले चले एक अच्छे रेस्टोरेंट। फिर उनका बाप जो है वो सर्द बाज़ारी के दौर की पैदावार, यानी कि उस दौर में पैदा हुआ था जब बहुत ज़्यादा मतलब कंजूस थे लोग, तो दैट्स वाई उसमें भी यही एबिलिटीज़ हैं और वो बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हैं। नाउ वी स्टार्ट 6 पैराग्राफ।
Eventually, with the sun low in the sky, he would hand us hamburgers that were cold and raw and smelt of butane. We would take one bite and refuse to eat anymore. So my father would lose his temper and throw everything into the car and drive us at high speed to some roadside dinner where a sweaty man with a floppy hat would sling hash while grease fires danced on his grill, and afterwards in a silent car filled with bitterness and unquenched basic needs, we would mistakenly turn off the main highway and get lost and end up in some no hope hamlet with a name like Drano, Indiana, or Tapwater, Missouri, and get a room in the only hotel in town, the sort of run-down place where if you wanted to watch TV, it meant you had to sit in the lobby and share a cracked lethargy sofa with an old man with a big sweat uh, circles under his arms. The old man would almost certainly have only one leg and probably one other truly arresting deficiency like no nose or a carved in forehead, which meant that although you were sincerely intent on watching Laramie or our Miss Brooks, you found your gaze being drawn ineluctably and sneakily to the amazing eaten away body sitting beside you. You could not help yourself. Occasionally the man would try to engage you in lively conversation. It was almost unsatisfying. अच्छा जी, पैराग्राफ नंबर 6 में वो कहता है आखिरकार जब सूरज डूबने वाला होता तो वो हमें हैम बर्गर देता जो कि ठंडे और ख़राब होने वाले होते। इसमें ब्यूटेन की बदबू आती। हम एक निवाला लेते और बाकी खाने से इनकार कर देते तो मेरे बाप को गुस्सा आ जाता, हर चीज़ उठाकर कार में फेंकता और बड़ी तेज़ से गाड़ी चलाकर हमें सड़क के किनारे ढाबे पर ले जाता जहाँ पसीने में शराबुर आदमी एक ढीली टोपी पहने हमें खाना पेश करता। जब चिकनाई वाली आग जाली पर जल रही होती और उसके बाद एक खामोश कार जो कि कड़वाहट से भरी होती और गैर तकमील शुदा ज़रूरियात को पूरा किए बगैर फिर हम गलती से किसी हाईवे से नीचे उतरते और रास्ता भूल जाते और किसी बहुत ही बुरी जगह और किसी गांव में पहुंचते जिसका नाम इस तरह का होता ड्रैनो इंडियाना या फिर टैप वाटर मिसूरी, और उस कस्बे के वाहिद होटल में एक कमरा लेते, एक बहुत ख़राब और पुरानी जगह जहां अगर आप टीवी देखना चाहते तो इसका मतलब आपको लॉबी में जाकर बैठना होता और तबाह हाल चमड़े के सोफ़े पर बैठना पड़ता एक बूढ़े आदमी के साथ जिसकी बगलों में पसीने के बड़े बड़े दायरे होते। उस बूढ़े आदमी की हस्बे मामूल सिर्फ एक टांग होती और दूसरी में कोई ना कोई ख़राबी होती, जैसा कि कोई नाक ना होता या उसकी दबी हुई पेशानी, जिसका ये मतलब था कि अगर आप तहे दिल से लारामाई और अवर बुक्स देखना चाहते थे, आप ये महसूस करते कि आपकी नज़र खींची जा रही है नागज़ीर और चुपके से उस खाते हुए जिस्म की तरफ जो आपके साथ बैठा है। आप कुछ नहीं कर सकते थे। कभी कभार आदमी आपके साथ अच्छी गुफ्तगू करने की कोशिश करता है। ये सब गैर तसल्ली बख्श होता। जी 6 के अंदर वो एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि जो है उनके वालिद हैं वो उनको ख़राब बर्गर खिलाते हैं, फिर वो एक वाला लेके छोड़ देते तो वो उसको सब कुछ गाड़ी में डाल के कहीं दूर ले जाते, तेज़ी से चलाते, फिर वो रास्ता भूल जाते हाईवे पे के पास जाके, और फिर वो किसी अजीब गांव में जाते जैसे उसने नाम डिस्कस किया और फिर वहाँ अजीब सा कमरा और सारा स्ट्रक्चर बताया उसने। अब नाउ वी डिस्कस पैराग्राफ नंबर 7। After a week or so of this kind of seething torment, we would fetch up at some blue and glinting sweep of lake or sea in a bowl of pine-clad mountains, a place full of swings and amusements, and the gay shrieks of children splashing in water, and it would all almost be worth it. Dad would become funny and warm, and even once or twice might take
might take us out to the sort of restaurant where you did not have to watch your food being cooked and where the glass of water they served you was not autographed with lipstick. This was living. This was heady opulence from the Lost Continent by Bill Bryson. ओके जी, तकरीबन एक हफ्ते के बाद इस तरह के तशद्दुद को देखते हुए हम किसी नीली और चमकदार झील की ढलवान पर आ जाते हैं या समंदर पर, जो सनोबर में लिपटी पहाड़ियों की आगोश में एक जगह जो सुकून और झूलों से भरी होती, और बच्चों की चीखों की खुशकुन आवाज़ें पानी के छींटे उड़ाते हुए, और ये सब का सब उसके काबिल भी होता। अबू एकदम से मज़ाहिया और पुरजोश हो जाते, या एक दफ़ा हमें उन होटलों पर ले जाते जहां आपको अपना खाना पकता हुआ देखना नहीं पड़ता था, और जहां पर पानी का गिलास जो कि आपको पेश किया जाता उस पर किसी की लिपस्टिक का ऑटोग्राफ नहीं होता था। ये ज़िंदगी थी, ये खुश होने वाली इमारत थी। अच्छा, 7 में वो थोड़ा सा उनके बाप जो है ना, आखिर में इस 7 पैराग्राफ में बच्चा डिस्कस करता है कि उनके बाप उनको अच्छी जगह ले जाते थे, झील के किनारे ले जाते थे जहां वो थोड़े खुश हो जाते थे, और अच्छे रेस्टोरेंट में भी ले जाते थे। सो ये था हमारा पूरा यूनिट नंबर 11 का पार्ट 2 ऑन वेकेशन विद फादर्स। बिल ब्रिसन ने अपने बाप के साथ वेकेशन में जो भी टाइम स्पेंड वो करते थे उस सारे को डिस्कस किया है। होप सो ये यूनिट आपको अच्छे से समझ आया होगा, और इसकी सॉल्व्ड एक्सरसाइज भी मैंने आपके साथ शेयर किया है। आपने इसके क्वेश्चन आंसर अच्छे से कर लेने हैं, और इसकी समरी जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।